हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ें संविधान। तो आज की क्लास होगी चार्टर एक्ट 1813 की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1813, इसके पहले 1793 था, वो ख़त्म हो गया है और आज हमें पढ़ना है 1813। इसमें ये जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये चार्टर एक्ट 1813 के तहत किए गए परिवर्तन है। इन्हीं के तहत चेंजिंग की जा रही है कि उनके ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं उन पे अधिकार हेतु ये सारे परिवर्तन एक्टों के तहत ब्रिटिश सरकार जो है अनेक प्रकार के परिवर्तन कर रही है। तो देखिए इस एक्ट के तहत कौन कौन सा परिवर्तन कर रही है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला, ये जो पहला है, ये पहला एक्ट, इस पहले जो चलता था जैसे उनकी शासन का सिस्टम चल रहा था, उसमें देखिए अब क्या परिवर्तन किया है। सबसे पहले क्या किया है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले क्या हुआ, चलिए इस बात को हम समझते हैं। 1757 ईस्वी से कंपनी के हाथों में 1757 ईस्वी से कंपनी ने बंगाल पे अधिकार किया था। उसके बाद इनके शासन करने का अधिकार जारी रहा, धीरे धीरे पूरे भारत में छा गया। तो 1757, इसके बाद 1757 से 1784, 1757 से 1784 तक, यहाँ तक इनके हाथों में व्यापारिक प्लस प्रशासनिक, ये दोनों अधिकार थे। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। 1757 से लेकर के 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में व्यापारिक कार्य तथा प्रशासनिक कार्य दोनों था। लेकिन 1784 में एक एक्ट पारित हुआ जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ये जो इनके व्यापारिक अधिकार तथा प्रशासनिक अधिकार, इन दोनों में से एक को ख़त्म कर दिया गया। ये प्रशासनिक अधिकार था, इसको ख़त्म कर दिया गया। कब? अब जा करके 1784 में। अब क्या रहा? सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, 1784 के बाद कंपनी के हाथों में सिर्फ व्यापार करने का अधिकार रहा तथा राजनैतिक या प्रशासनिक कार्य का पर अधिकार सम्राट का हो गया, लेकिन नियंत्रण मंडल के माध्यम से। अब इस पे अधिकार 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी का है, लेकिन इस पर किसका है? सम्राट का है। किसके माध्यम से? नियंत्रण मंडल के माध्यम से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल के माध्यम से अब कंपनी का सम्राट इसको नियंत्रित सम्राट कर रहा है। लेकिन व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार कंपनी के हाथों में था, लेकिन राजनीतिक कार्य सम्राट के हाथों में नियंत्रण मंडल के माध्यम से चला गया 1784 ईस्वी में। और अब ये प्रशासनिक कार्य इनके हाथों से ख़त्म हो गया है। देखिए, ये जो प्रशासनिक कार्य है, पहले ईस्ट इंडिया के हाथों में ये दोनों कार्य थे, प्रशासनिक और व्यापारिक। अब इनके हाथों में सिर्फ व्यापार करने के एक अधिकार आ गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार सम्राट के हाथों में चला गया है नियंत्रण मंडल के माध्यम से। इसके बाद ये अधिकार, अब व्यापार करने का अधिकार यहाँ से चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ 18 सिर्फ एक अधिकार। अब चला कहाँ तक?
तिरानवे तक, 1793 तक यहाँ से चला और कहाँ तक आया, 1793 तक। अब भी 1793 तक इनके व्यापार करने का एकाधिकार बना रहा, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने फिर इन्हें 20 वर्षों के लिए यहाँ तक रहा, 93 के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 20 वर्षों के लिए फिर एकाधिकार प्राप्त कर दिया 1700 से 1813 ईस्वी तक। इनके बीच की जो गैपिंग है वो कितने की है, 20 साल की है। ठीक है, 93 7 कितना होता है, 100, और इधर देखिए 18 है, अब इसमें 13 है, 13 में 7 जोड़ दीजिए, 20 हो गया, 20 साल, 20 साल 1813 यहाँ तक। ये जो एकाधिकार है व्यापार करने का, वो कहाँ से कहाँ, 1784 से मिला, 93 तक गया, फिर 1813 तक इनका व्यापार करने का एकाधिकार बना रहा। यानी यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि कंपनी का प्रशासनिक तथा व्यापारिक कार्य किस एक्ट के तहत अलग किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो वो जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1813 के तहत समाप्त किया गया। फिर इसके बाद यहाँ से क्या किया गया, कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त हो गया, ये चीज़ें हो गई, इस पॉइंट का ये सारी बातें हो गई। लेकिन अब इसमें क्या कहा गया है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से अब समाप्त हो गया। कंपनी का व्यापार करने का अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन अभी कुछ अधिकार बचे हैं, जैसे चाय का व्यापार और चीन के व्यापार। ठीक है, चीन के साथ व्यापार, ये चीज़ क्या है, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ये कंपनी का बना रहा। लेकिन यहाँ पे चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार, यहाँ पे नोट्स बनाते समय आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार जो है इनका बना रहा। चीन के साथ इनका व्यापार करने का अधिकार बना रहा, लेकिन अब क्या है, कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की, कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को, ठीक है, व्यापार करने की छूट मिल गई। पहले व्यापार करने का सिर्फ अधिकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होता था वही भारत में सभी प्रकार के व्यापार कर सकता था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती ब्रिटिशों को व्यापार करने का, सिर्फ उन्हीं को व्यापार करने के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि सभी अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार करने की छूट मिल गई। लेकिन दो अधिकार ऐसे थे जो अब भी बचे थे, एक चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार। इन दोनों व्यापारों को अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है एकाधिकार, सिर्फ वही कर सकती है, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या कहा है, ये चीज़ है, कह रहा है कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए, कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों, यहाँ से है भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व, दो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण ये चीज़ का अधिकार दे दिया गया। कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व का अधिकार दे दिया गया। ये अधिकार कब छीना गया था, अभी आप पढ़े हैं 1884 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। ठीक है, भारतीय प्रदेशों के ये सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है किस एक्ट के तहत राजस्व का अधिकार तथा भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण का अधिकार पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। वो एक्ट कौन सा है, चार्टर एक्ट 1813। अभी हम लोग पढ़े थे इस 1784 में, ये जो 1784 है, 84 में प्रशासनिक
प्रशासनिक या राजनैतिक कार्य के अंतर्गत राजनैतिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? जैसे सैन्य हो गया, राजस्व हो गया तथा नागरिक, ये कार्य आते थे। इनमें से अब जाकर के इन दोनों के नियंत्रण के लिए, ठीक है, इन दोनों के नियंत्रण के लिए फिर ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया को सौंप दिया। अर्थात यहाँ से क्या है, कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। 1784 में अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन अब पुनः इन्हें 20 वर्षों के लिए ये अधिकार दे दिया गया। 20 वर्षों, 13 में 20 जोड़ दीजिए, 33 होगा। यानी 1833 तक ये इन पर नियंत्रण का अधिकार बना रहेगा। फिर अगली पॉइंट क्या है, इस एक्ट को पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। पहला क्या हुआ, कंपनी का व्यापारी के का अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार बना रहा। और अब वहीं पर सभी अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ पूरे भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा है आपका कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व के नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अब ये अधिकार खत्म, इनका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अधिकार छीना कब गया था, 1784 ईस्वी में। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये तीसरी पॉइंट है यहाँ पर। तीसरी पॉइंट है, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, कह रहा कंपनी को गवर्नर जनरल, ये देखिए यहाँ पे कहा है कंपनी को, ये तीनों बातें कंपनी से ही रिलेटेड है, ये तीनों बातें, ठीक है। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। इनको नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। किसको, कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों, प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। केवल बस इन्हें इतनी सी बात कही गई कि इसके लिए ब्रिटिश सरकार का स्वीकृति, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक बात है कि ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक है, और ये गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है, ये तो तीसरी हो गई। फिर अगला क्या कहा गया है, भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धतियां बनाई गई। इस राजस्व से पीछे भी एक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय राजस्व से जो वेतन देने की व्यवस्था की गई थी वो किनको की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजस्व से किसे वेतन देने की व्यवस्था की गई थी, नियंत्रण मंडल को। नियंत्रण पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, अर्थात जो नियंत्रण मंडल 1793, ठीक है। ये क्या है, भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम व पद्धतियां बनाई गई। ये व्यय करने के लिए, भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम व पद्धतियां बनाई गई। व्यय करने का मतलब क्या होता है, खर्च करने के लिए किसी सिस्टम से आप खर्च कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत पहले मनमानी खर्चा होता था, लेकिन अब उस खर्चे का लेखा जोखा होगा। यानी कहने का मतलब एक सिस्टम से खर्च होगा, एक नियम और पद्धति बनाया ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन यहाँ से जो आपका है भारतीय राजस्व से व्यय, भारतीय राजस्व से नियंत्रण मंडल को वेतन देने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया था, 1793 के तहत, ठीक है। 1793 के तहत ये किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की सरकारों द्वारा विधियों का ब्रिटिश संसद का अनुमोदन का मतलब होता है समर्थन, ठीक है। ब्रिटिश संसद का अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कलकत्ता, बंगाल और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का
अनुमोदन ब्रिटिश सरकार का होना आवश्यक है। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की सरकारों द्वारा बनाई गई विधि का ब्रिटिश संसद का अनुमोदन अनिवार्य हो गया। ब्रिटिश कानून, विधि का मतलब होता है कानून, विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। यानी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का समर्थन ब्रिटिश सरकार का होना अनिवार्य है। यानी उसको भी उस चीज़ से मतलब समर्थित होना आवश्यक है। अगर उसने उस चीज़ का समर्थन किया तभी वो कानून लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की सरकारों के द्वारा बनाई गई विधियों अथवा कानूनों का ब्रिटिश सरकार का समर्थन होना आवश्यक था। बिना उसके समर्थन के वह कानून लागू नहीं हो सकता। तीसरी बात है भारत में, ये है भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष धनराशि व्यय का प्रावधान दे दिया गया, यानी किया गया, ठीक है, दिया गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने एक बात और कही, इस एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से ये व्यय करने लगे। और दूसरी बात क्या कहा, ईसाई मिशनरियों, यहाँ से क्या दिया है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए, ये क्या है, धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। इस बात को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले 1813 से पहले ब्रिटिश संसद प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने मिशनरी गतिविधियों के समर्थन से इनकार कर दिया था, ठीक है। तथा साथ में क्या किया था, तथा धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। 1813 से पहले ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश संसद मिशनरी गतिविधियों का समर्थन करने से इनकार कर दिया और धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी थी। ये दो काम किया। अब बात यहाँ से बनती है कि मिशनरी क्या है। मिशनरी यह एक समूह है, इसे आप कह सकते हैं धार्मिक समूह। ये क्या है, एक धार्मिक समूह है। ये क्या चीज़ है, एक धार्मिक समूह है। ये है क्या, एक धार्मिक समूह है। ये धार्मिक समूह है, लेकिन जैसे ईसाई मिशनरी का मतलब होता है इसका एक सदस्य, यानी ईसाई मिशनरी, इसकी बात हम करें, का एक सदस्य, इसका एक सदस्य लोगों की शिक्षा, साक्षरता, न्याय, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य के लिए, के सेवाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में भेजा
जाता था। ठीक है, ये बात है धार्मिक समूह की। ईसाई मिशनरी एक धार्मिक, बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो ईसाई मिशनरी है एक धार्मिक समूह था, और फिर वो किसी भी क्षेत्र में उसके सदस्यों को किसी भी क्षेत्र में भेजा जाता था। उनका काम क्या था, उनके सदस्यों को किसी भी क्षेत्र में भेजा जाता था और वे क्षेत्र में जा कर के जैसे शिक्षा हो गया, साक्षरता हो गया, न्याय हो गया, आर्थिक विकास हो गया, स्वास्थ्य हो गया आदि की सेवाओं के लिए लोगों को जागरूक करते थे, समझाते थे। ये थे धार्मिक मिशनरी, यानी मिशनरी था। तो इस स्थिति से इन चीज़ों पर इनकार कर दिया था, रोक लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। और अब 1813 के तहत 1813 के तहत ईसाई मिशनरी के धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। और शिक्षा के प्रसार, ये देखिए, शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का खर्च करने के लिए भारतीय क्षेत्रों में 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहाँ से तो दोस्तों ये तो ख़त्म हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे 1833 चार्टर एक्ट 1833। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। और फिर तो चलिए अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।